बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और नाजायज असासों के इल्जामात पर 20 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म 20वें ग्रेड के अफसरान के सामने तकरीबन 12 घंटे के बाद पेश होगा। वज़ीर आज़म की पेशी का वक्त जूं जूं करीब आता जा रहा है, हुकूमती नुमाइंदगान की JIT पर तनकीद भी शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। डिटेल से इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे शरीफ खानदान का दिफा करने वाले हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और JIT को दी जाने वाली धमकियों पर तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। फवाद चौधरी ने तमाम बयानात के स्क्रिप्ट जजिस के सामने रख दिए। जजिस ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करने वाले हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर भी तनकीद की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बेखबर नहीं, जो जो कहा जा रहा है सब नोट किया जा रहा है, केस के इख्तिताम पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताएंगे हुसैन नवाज ने JIT मेंबरान पर एक बार फिर से इल्जामात की बौछार कर दी। जो भी JIT के सामने पेश होता है उसे धमकाया जाता है। जहां से मेरी तस्वीर लीक हुई है उन जगहों पर JIT मेंबरान का ही सिर्फ मुकम्मल इख्तियार है। हुसैन नवाज के JIT पर संगीन इल्जामात। हुसैन नवाज के JIT के खिलाफ जमा कराए गए जवाब की तफसील तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल तक शेर शेर के नारे लगाने वाले JIT के सामने पेशी से घबराने और उसके तरीक़ेकार पर एतराज़ात क्यों उठाने लगे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे रहमान मलिक की। शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिपोर्ट्स तैयार करने वाले रहमान मलिक बिल आखिर 23 जून को JIT के सामने पेश होंगे। रहमान मलिक की JIT में पेशी और गवाही शरीफ खानदान के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है, डिटेल से इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे। कल जुमेरात है और तकरीबन 10 से 11 के दरमियान वो JIT के सामने पेश होंगे। कल क्या होने जा रहा है? हमारे रिसर्चर हैं किस्मत खान, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा। उन्होंने कहा जी 20 करोड़ अवाम के नुमाइंदे वज़ीर आज़म जो हैं वो 20वें ग्रेड के अफसरान के सामने पेश हो रहे हैं। तो कल रऊफ़ बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि एक तरह से आप कहें तो देखें तो ये जमहूरियत की फ़तह है कि पाकिस्तान इतना स्टेबल ज़रूर हो गया कि क़यामत नहीं आ रही है इस बात पे। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ ये जुडिशरी की फ़तह है कि हमारा ये इदारा इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो ये अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि वो किसी को भी बुला के तफ्तीश कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो प्रेशर डाले जा रहे हैं और जो इस वक्त जो कोई हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हर तरफ से, नून लीग की तरफ से, वो बड़े अनप्रेसिडेंटेड है, मगर वो किसी चीज़ का असर इन चीज़ों का हो नहीं रहा। टाइम्स हैव चेंज्ड। बुरी बात ये है कि पाकिस्तान के सियासत और पाकिस्तान का निज़ाम मुआशरा इस नहज पे पहुंच गया है कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि वज़ीर आज़म जो है वो मुल्ज़िम के तौर पे पेश हो रहा है और बड़े घिनौने इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। जो इल्ज़ाम है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, उनका टैक्स इवेजन का है, करप्शन का है, फॉर्जरी तक के, ये जो जाली अकाउंट्स का सारा देबिया के अंदर केस है। तो इस तरह के केसेस के आगे वज़ीर आज़म पेश हो रहा है। मुस्लिम ममालिक का हम न्यूक्लियर कंट्री हैं और सबसे अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क समझते हैं। तो ये एक वो बड़ी बुरी बात। अब क्वेश्चन ये है कि हालात इस नहज तक पहुँचे क्यों? तो सीधा सा जवाब तो ये है कि इनके पास जो है ना रसीदें नहीं थी। अगर इनके पास रसीदें होती है 4 फ्लैटों की तो ये पहले दिन दिखाते तो ये एक साल ना गुजरता और ये केओस ना होता जिसका वो हर एक पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज भी रसीदें दिखा देते तो वो था, मगर चूँकि रसीदें नहीं थी तो उसके ज़रिए फिर हमें देखें हमें पता ही नहीं था कि इस केस के ज़रिए पता चला कि जनाब इनके कतरी बिजनेस वो भी थे। 4 फ्लैटों से बात बढ़ते बढ़ते अब ये आ गई है कि इनकी 45 जो है इंडस्ट्रीज़ की वो भी हो रही है, उदैबिया की भी हो रही है और भी जितने भी असासे हैं सारों की हो रही है। किस किस को नहीं बुलाया जा रहा, हमें तो कुछ का तो पता है ना, बाकी हमें नहीं पता किस किस को और बुला रहे हैं क्योंकि वो लिस्ट वो पब्लिक नहीं शेयर कर रहे कि किस किस को बुलाया जा रहा है। उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि कईयों के हम नाम नहीं ले रहे कि उनकी जान को ख़तरा है। सो पता नहीं किस किस को बुलाया जा रहा है। और वो एक तो ज़ाहिर है रसीदें नहीं थी, दूसरा मैं समझता हूँ इनकी बेवकूफ़ी और हैंडलिंग ऑफ द केस फ्रॉम डे 1
कि इतने इतने महंगे वकील 1 2 3 4 5 7 8 पता नहीं कितने जेब से दे रहे थे, जहाँ से भी दे रहे थे, जेब से दे लेते ना देते, एक अच्छा वकील कोई आ जाता तो शायद इनको ये आना। टर्निंग पॉइंट्स आए केसेस के। एक मिनट ठहर जाए, आप बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं, पता नहीं मेरा क्यों मजाक करने को दिल चाह गया। आप पूरा जानते हैं यहाँ पे किसको लेते, कौन सा वकील बच गया था जिसको अदालत पेश में, नाम लें 2-4 के। सब इन्हीं में से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मखदूम अली खान को ले लेते ना तो काफ़ी था। अच्छा। ये जो बाकी जो है ना, वो हर वकील को गए, ज़ाहिर वकील से पूछते हैं केस, पूरी बीमारी बतानी नहीं और तशखीस मांगते हैं, तो वो जाहिर है कौन सा वकील है जो कहता है वकीलों पे ये भरोसा नहीं करते पूरी बात। मेरा ख्याल है बिट्स एंड पीसेस में उनको बताया गया, जितनी बिट बताएगी कि और बताया केस है, उसने जाहिर है 5-7 करोड़ रुपए बनाने थे, तो उनका मियाँ सब बहुत अच्छा केस है, ये मैं आपका डिफेंड कर सकता हूँ। वो बाद में जब ना डिफेंड कर, जब हालात हो जाए तो बाद में किसको याद रहता है। उन वकीलों के तो 5-5 7-7 करोड़ रुपए बन गए ना एक एक के, तो हाई प्रोफाइल भी हो गए, इतनी मशहूरी भी हो गई। तो वो टर्निंग पॉइंट्स आए थे जहाँ से ये बच सकते थे। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको याद होगा, हमने उस प्रोग्राम में कहा था कि जिस दिन नैब के चेयरमैन ने ये कहा कि मैं हुदैबिया को दोबारा नहीं खोलता, वो हमने उसी दिन यहाँ पे कहा था, वो बल्कि किस दिन दिखा देंगे कि आज केस तब्दील हो गया, क्योंकि अदालत बचना चाह रही थी। अदालत चाह रही थी कि खुदा के लिए हमारे पे ना डालें, ये आप सिविलियन अदारे करा लें। जब उन्होंने मुंह पे कहा, उस वक्त अदालत ने कहा, शेख अजमत साहब ने कहा कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने कहा जनाब जो भी चेयरमैन साहब पे थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस आने थे, जो आने थे वो जिसका भी फैसला था, चाहे वो डार साहब का था, वो वजीर आजम साहब का था, या इनके वकीलों का गलत मशवरा था, या चेयरमैन नैब की बेवकूफ़ी थी, वो टर्निंग पॉइंट था कि अब ये हालात है, उनकी वफादारी थी। अब ये हालात हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर को अब ये पूरी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हमें मोरलेस अंदाजा है कि क्या क्या कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये आज तो मेरी तो ख्वाहिश होएगी, मैंने कहा कि मरने से पहले मैं ये वीडियो ज़रूर देखना चाहूँगा। किसी भी दुनिया के महज़ब माशरे में ये चीज़ें पब्लिक होती हैं। ये वीडियो के ऊपर क्लास साहब ये बिल क्लिंटन का बात करेंगे, बात करेंगे। बट लास्टली सिर्फ ये कह दूँ कि ये जो JIT पे एतराज़ात, ये जो बम्बार्डमेंट हो रही है, मिसाइल चल रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड है, इतनी आसानी से जाने नहीं चाहेंगे। मैं कल भी कह चुका हूँ कि ये क्योंकि शुरुआत है, अगर नवाज शरीफ साहब इसमें मारे जाएंगे ना तो ये पूरी पाकिस्तान की शराफिया भी नहीं बचती। तो देखेंगे ना कि और वो कह रहे हैं कि हमारे अकेले का एहतसाब हो रहा है, क्योंकि इसके बाद अगर ये बचेंगे तो बाकी भी नहीं बचेंगे। उसको डुबोने के लिए 4 कंपनियां फौजी मंगवानी पड़ेंगी। ये सबको ये डिफेंस देने के लिए आसानी से ये काम नहीं होने जा रहा, और ये विद इन लॉ है। 190 आर्टिकल 190 में रिपीट करता रहता हूँ कि ये इस वक्त सिविलियन मार्शल लॉ की भी इख्तियार है JIT के पास। ये इतने ज्यादा इख्तियारात है, तो ये होने जा रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग और आज की जो प्रोसीडिंग है उस पर तो क्लास ऑफ डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आमिर साहब ने कहा अगर 4 फ्लैट्स की रसीदें दिखा देते तो हालात इस नहज पे ना पहुंचते। डार साहब तो कहते हैं JIT को ट्रक भर भर के रिकॉर्ड दिया जा रहा है। 4 फ्लैटों से और 4 रसीदों से मुझे ना धरने वाले इमरान खान का वो मुतालबा याद आ गया है कि 4 हल्के खोल दें। और समझदार लोग उस वक्त ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब समझदारी करते, उन 4 हल्कों को खोलने की बजाय ये कह देते जी कि जनाब के क्योंकि खान साहब ने इन पे एतराज़ कर दिया है, डाउट्स क्रिएट हो गए, ये चारों को चारों बंदे जो हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इस्तीफ़ा दे के दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। ये पाकिस्तानी कौम का मिजाज है। जब आपकी एक दफ़ा हुकूमत बन चुकी हो ना, तो पाकिस्तानी कौम ताकतवर के साथ खड़ी होती है, ज़्यादातर वो कमज़ोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता, और अपोजिशन कमज़ोर होती है दुनिया के हर आप कह सकते थर्ड वर्ल्ड माशरों में। उन्होंने 4 हल्के नहीं खोले, हालांकि मियाँ साहब के मैं शर्तिया कह जाता हूँ 4 नहीं तो 3 तो ज़रूर ही जीत जाते इनके, कोई एक आध अगर हार भी जाता, ये इतना बड़ा इनको टेंशन ना लेनी पड़ती, इनको मॉडल टाउन ना करना पड़ता, इनको या धरने ना आप दिलवाने पड़ते, गालियाँ ना सुननी पड़ती, इंसल्टिंग रिमार्क्स ना सुनने पड़ते, इनको जनरल रहील शरीफ साहब की उनको मदद ना लेनी पड़ती कि आप आए आर्बिट्रेशन करें, रात को वज़ीर आज़म हाउस और मिनिस्टर एनक्लेव छोड़ के इनको भागना ना पड़ता। ये सिर्फ 4 हल्के के लिए कि 4 हल्के ये खोलते ना, मैं अगर इनको उसमें दूं, ये मुझे याद है कि हमारे दोस्त सेनेटर तारिक ये चौधरी साहब हैं, बड़े पुराने, आप तो उनको जानते होंगे, बड़े समझदार ज़हीन आदमी हैं, ज़ाती तौर पर मुझे उनकी गुफ्तगू कॉलम्स भी पसंद हैं। ये उनका था, उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ का मुशीर होता तो मैं कहता इन 4 से इस्तीफ़ा दिलवाओ और दोबारा इलेक्शन करवा रहे हो, आप जाए रिपोलिंग करवा लें, और इन्होंने ही जीत जाना था। ज़िमनी में सारी हुकूमतें जीती होती हैं, ये आपका वहाँ पर मक्कू ठप हो जाता। उन्होंने कहा नहीं, ना खोलेंगे ना इन पे रिजाइन करवाएंगे। इतनी लंबी एक्सरसाइज में से गुजरे, आपके सामने बंदे मरे, वायलेंस हुआ। अभी ये 4 का आपने कहा, आमिर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, 4 का दिखा देते तो यहाँ पे 45 का खाता ना खुलते। 45 फैक्ट्रियां और कोई जो है 440 रिश्तेदार। जनाब
अब उन्होंने एक लतीफ़ा आमिर साहब अगर मुनासिब समझे तो लतीफ़ा सुना दें कि उन्होंने ब्रेक के बाद। चलिए हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और JIT को हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से जो धमकियां दी जाती रही हैं, तहरीक इंसाफ की दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, लेकिन इसके साथ साथ शेर शेर का नारा लगाने वाले अब JIT के अंदर पेशी से घबराने और इसके तरीक़ाकार पर एतराज़ात क्यों उठाने लगे हैं। डिटेल्स आपके सामने रखेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कल JIT के सामने पेश होने जा रहे हैं, लेकिन क्लासेस अब अगर आज की हम प्रोसीडिंग की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसके समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इंदिया दे दिया है कि कार्रवाई होगी उन तमाम हुकूमती नुमाइंदगान के खिलाफ जो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। मैं उस पर आता हूँ थोड़ा सा। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की कल की उनकी पेशी है, इसको वही बात है कि दो ऑप्शन थे, जैसे पहले भी हमने कहा, माजी में हम देखते रहे हैं। अब इसको अब जो इंटरप्रिटेशन करना चाहें, ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको किस तरफ इसको लेके जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़े सीरियस एलिगेशन है। इससे कम, बहुत कम, इवन 10-20% पे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को 1990 में इन्होंने, आपको याद, इसहाक खान साहब ने तोड़ा। 1993 में ये नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत तोड़ी गई, वो भी इसहाक खान साहब ने तोड़ी थी। वो एक पर्सनल टग ऑफ वार पे चल रही थी, वो चीज़ें आपके सामने थी। इतने बड़े करप्शन के एलिगेशन भी नहीं थे आमिर साहब, आपको याद हो, नवाज शरीफ साहब पे। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, उनके भाई जो थे, बलोच भाई जो थे, फ़रूक लगारी साहब, उन्होंने तोड़ी। और बड़े उन पे जो करप्शन के एलिगेशन थे वो इसी तरह के थे। इनके मुकाबले में तो कुछ नहीं लग रहे ना। फिर नवाज शरीफ साहब को हमने देखा। अब ये हुआ है कि इतने ज़रा इस मैसिव इसके बाद एलिगेशंस के बाद अब आप ये कहें कि इसका क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब ले सकते हैं कि जनाब कि मैंने सदर की जो ताकत थी ना 58(2)(b की, पार्लियामेंट डिसमिस करने की और प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करने की, वो मैंने पार्लियामेंट को दे दी। अब कोई पार्लियामेंट को डिसमिस भी नहीं कर सकता, ना वज़ीर आज़म को कोई घर भेज सकता है। बाकी पार्लियामेंट के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। जो अफसोस हो रहा है सबसे बड़ा ये अकाउंटेबिलिटी जो है ना, जिसका हमें सुनाया जाता है पार्लियामानी आप उसमें उस जमहूरियत में, ये अकाउंटेबिलिटी अदालत तो बाद में करती ना, JIT बाद में करती, नैब FIA बाद में करते, जमहूरी मुल्कों में पार्लियामेंट पहले अकाउंटेबिलिटी करती है। कांग्रेशनल हियरिंग्स होती हैं हमेशा। आपको वहीं पे ही नवाज शरीफ साहब की, आपको उनका फैसला कर देना चाहिए था। ये तो फोटो से डर रहे हैं ना यहाँ पे कि पिक्चर आ गई, वो जो वीडियो हो जाएगी। और बिल क्लिंटन साहब की ज़रा सुनने तो सही, जो उनकी हियरिंग हुई थी बिल क्लिंटन की, आपसे बड़ा वो था, पावरफुल था, उसको भी वहाँ पे कोई उन्होंने एग्जम्पशन नहीं की। आप तो सिर्फ एक तस्वीर पे हमारा रोना पड़ गया ना, पूरी आसमान गिर गया है और यहाँ पे वो मातम हो रहा है कि जनाब तस्वीर लीक हो गई, जिस पे जुडिशरी में बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हैं। जो हम बात करते हैं वहाँ के हजूर एक्सीलेंसी, कौन सी गुस्ताखी होगी अगर तस्वीर आ गई, एक बंदा बैठा हुआ है, इज्जत के साथ बैठा हुआ है, एयर कंडीशन कमरे में बैठा है, या जज साहब ने कहा है, उसके पास न सारी चीज़ें पड़े, कौन सी ऐसी कोई खुदा ना खासा टार्चर हो रहा है, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती, कोई वहाँ पे कोई जो हमारे थानों में हो तो मुक्का मारी हो रही है, क्या हो रहा है, बॉक्सिंग हो रही है, क्या हो रहा है। हमारी तो दरख्वास्त थी बहुत ज़्यादा कि सारी हेयरिंग्स ही पब्लिक होनी चाहिए। अगर बिल क्लिंटन की उनकी इतने बड़े ज़ाती लेवल पे, वो पर्सनल एक तरह का था ना कि मोनिका लेविंस्की का अगर उनके साथ केस था कोई, चलो हम तो कह सकते थे कि इल्ज़ाम सिर्फ ये था कि झूठ बोला, परजरी एक इल्ज़ाम था। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने प्रेसिडेंट का ये काम करते होते हैं। यहाँ पे मुसलसल आप देख लें, पार्लियामेंट डमी, और इस पार्लियामेंट को दाद दें। इस पूरे क्राइसिस में उन्होंने वहाँ पे बैठ के इसहाक डार साहब ने अपना बजट पास करा लिया। पूरी मुल्क को, कौम को, किसी को नहीं पता इस बजट में क्या तबाहियाँ लेके आए हैं, और हैं बहुत सारी। 120 रुपए के नए टैक्स लाए हैं, जो पिछले साल 360 बिलियन रुपीज़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो बजट का हिस्सा नहीं थी, उनको कराया है। मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब का आर्टिकल पढ़ा आता है कि फाइनेंस बिल में ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने मंजूर करवा ली हैं कि वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है। इसहाक डार साहब बिल्कुल वो बन गए, दीवान बन गए। अब ऊपर नवाज शरीफ साहब हैं और नीचे इसहाक डार साहब है, दरमियान में ना कैबिनेट है ना ECC है, बहुत सारी चीज़ें डल गई हैं। इस मुल्क को, कौम को, लोगों को, किसी को नहीं पता कि बजट में क्या कुछ आया है, उसमें क्या क्या हरकतें की गई हैं, किस इलाके के लिए कितना पैसा रखा गया है, क्यों रखा गया है, शाह खर्चियों के लिए कितना है, किसको क्या मिलना है, और जो असल चीज़ें होती है टैक्सेस किस किस चीज़ पे लगे हैं, किन किन को एग्जम्पशन दी गई हैं, SRO किस किस को फ़ायदा देंगे। टोटल वो डिबेट इरेलीवेंट हो गई है। पार्लियामेंट लगता है आपको एग्जिस्ट नहीं करती सर। इस वक्त सारे का सारा इस वक्त आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कह रहे हैं, उसमें केसेस जा रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर नहीं है,
आपकी पार्लियामेंट डमी हुई है, आपने उसको डमी कर दिया। 7-7 8-8 महीने आप जाते नहीं है, 1-1 साल आप सेनेट नहीं जाते, आपके वजीर नहीं आते, आपके कोरम के मसले हैं, और फिर कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। हमें बुला लिया कि है जी हम वजीर आजम है। भाई साहब, आपके पास ऑप्शन था, आप अपनी ही पार्लियामेंट को कहते जी मेरी हेयरिंग कर लें, यहाँ पे जनाब जो सवाल पूछने हैं, अगर मैं आपको सेटिस्फाई करने में नाकाम रहूं, मुझे इंपीच कर लें, मुझे वोट आउट कर बिल्कुल दें। ऑप्शन था इनके पास, नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन मजलूमियत का कार्ड है वो आपके सामने चलाया जा रहा है कि वजीर आज़म के साथ जुल्म हो गया है, ज्यादती हो गई है, उनके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल क्लिंटन के साथ नहीं होया था ये जो वीडियो उनके साथ रिकॉर्डिंग नहीं पे हुआ अब था। इशू कर रहे हैं नकला साहब, आपने भी तस्वीर लिखी, खूब बात की है, जिनके आसाब पर इस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग है, असरअंदाज हो रही है, सवार हो गई है, बड़े जीआईटी के सामने पेश होने से खौफजदा नजर आ रहे हैं। वही लोग थे जो कल खुद को शेर भी कहते थे, शेर का बच्चा भी कहते थे और लोहे के चने भी कहते रहे। कुछ क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं, वो पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। ये सब माशाल्लाह शेर है, शेर शेर, ये शेर हैं। वो गीदड़ है, गीदड़ गीदड़, वो गीदड़ गीदड़ और शेर का कोई मुकाबला होता है? शेर शेर होता है। 100 गीदड़ भी आ जाएं तो शेर अपनी जगह पे खड़ा रहता है। कि शेर का बच्चा भी शेर ही होता है, और ये नहीं हो सकता कि शेर के बच्चे को आप कहें कि एम्बुलेंस की जरूरत होती है। शेर के बच्चे को एम्बुलेंस की जरूरत नहीं होती। शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। शेर का बच्चा आमिर साहब शेर होता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग कौन सा ऐसा अजदा है जिससे ये लोग डर रहे हैं? भाई ये हालांकि बहुत ही संजीदा मामला है कि वज़ीर आज़म ज़ाहिर है JIT के सामने पेश हो रहे हैं, मगर ये सुन के फिर ये इंसान हंसने पे मजबूर ही हो जाता है। इन्होंने कि मज़ाहिया ही बना दिया कि एक ये लेवल था कि शेर था, कह के अब ये हाल था कि आज इन सब की शक्लें देखने वाली थी, ये सब लोगों की। ख्वाजा हारिस का आपने सुने हैं जो आज हारिस का जो अटैक, और सारे इनके मेंबरान के तमाम चौधरी जो खड़े किए होते हैं माइकों के सामने, जो है कोई कह रहा है मुतनाज़ा JIT को बस घूम फिर के उन्होंने JIT वो एक विलन बना दिया, एक मदरशाही बना दिया कि जिसका हर एक को दिल करता है कि इसको मारे, मुक्के मारे, घूम फिर के JIT। और ये JIT क्या है भाई? ये सुप्रीम कोर्ट ही है, उसकी एक्सटेंशन है, मगर JIT मुतनाज़ा JIT है। और इससे ज़्यादा मज़ा खेज मुझे वो याद आता है कि जब ये JIT बन रही थी, जिस दिन बनी थी, मिठाइयाँ, वो तस्वीरें भी प्रोड्यूसर दिखा दें, मिठाइयाँ पहले लेके आए हुए थे, और ये उस दिन से बहस ये कर रहे थे कि हम तो जीत गए क्योंकि हमारा केस हो गया, और वो जो है विक्ट्री के निशान ये बन रहे थे, ये सारा वो है। तो ये विक्ट्री, और हम काफ़ी जैसे हमारे जैसे लोग कह रहे थे कि जनाब थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, ये उस तरह नहीं है कि जिस तरह वो होगा और ये बाकी चीज़ें खुलेंगे। सर लास्टली ये मैं कह दूं कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसका वीडियो का, इनको इतराज़ जो है बहुत ज़्यादा वीडियो का, तो वीडियो भाई साहब वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे बच्चों पे जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ बिठाया जा रहा है, इंतज़ार किया जा रहा है, तो वो JIT वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस बात का फैसला कहाँ से हुआ कि JIT ने कहा कि जनाब ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप खुद देख के फैसला कर लें। अगर ये फॉर एग्जांपल ना वीडियो एविडेंस होता तो इन्होंने तो मानना ही नहीं था कि जनाब इन्होंने कहना था कि हमारे बच्चे को थप्पड़ मारे, हम कैसे साबित करेंगे JIT ने नहीं मारे? कोई सबूत? अब वीडियो सबूत है कि जनाब ये थप्पड़ नहीं लगे और कोई ऐसा बुरा सलूक नहीं हुआ, पहली बात। दूसरा ये है कि ये जो एक किया जाता है कि जनाब 5-5 घंटे इंतज़ार करवाया जाता है और रोज़े की हालत में 8-8 घंटे की वो हो रही है, भाई साहब उनको क्रेडिट दें कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो भी तो रोज़े के साथ बैठे हुए हैं। रात के 2 बजे अगर आप मुलजिम होकर बैठे हुए हैं, वो बेचारे तो मुलजिम नहीं है, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, उनकी तारीफ होनी चाहिए कि 60 दिन का अदालत बार बार कह रही है कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, वो एक टाइम लाइन पे चल रहे हैं, 60 दिन के अंदर करना है, 8-18 वो इसके बाद भी शायद 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये इल्जाम लगाना कि जनाब वो 8-8 घंटे तफ्तीश कर रहे हैं, भाई साहब वो भी आपको मौका दे रहे हैं, उतने ही ईमानदार ऑनेस्ट अच्छे मुसलमान हैं, रोजे रखने वाले जिस तरह के आप हैं। आप तो मुलजिम हैं, मुलजिम जो है वो ये कह रहा है कि मुझे जो है वेटिंग रूम में बिठाया रखता है और मुझे तफ्तीश वो किया हुआ है। भाई साहब ये अजीब ही मजाक है, ये अजीब मजाक है। इल्जामात की बात की क्लास साहब, लेकिन हुसैन नवाज की जानिब से JIT मेंबरान पर बड़े संगीन और खौफनाक इल्जामात लगाए गए हैं। वो इस वक्त महाज इन्होंने खोले हुए हैं 3-4 जानबूझ के जी, फंसे हुए हैं ना बहुत सारी चीज़ों पे।
आज पीटीआई ने भी जैसे एक उन्होंने समझदारी की है, मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने भी जाके एक अदद वहाँ पे डाल दिया। ये सारे का सारा दबाव पता है किस लिए कर रहे हैं? इन्हें पता है अगर इनके पास एविडेंसेस होते, इनके पास मनी ट्रेल होते, चीज़ें पहले दिन अदालत में दे देनी थी, इतने लंबे चौड़े इसकी ज़रूरत, वो अदालत तक मामला जाना ही नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ कौमी असम्बली में तकरीर करके मनी ट्रेल जो भी मांगा जा रहा था मीडिया के साथ काफ़ी शेयर कर लेते, ये मामला ही खत्म हो जाए, अगर होता तो वहाँ पे ख़त्म हो जाता। अदालत में गए, वहाँ से जो कोई सामने। अब इनको क्या है कि अब अदालत ने करना है फैसला जेटी की रिपोर्ट पे। आप अगर जेटी को मुतराज़ा नहीं करेंगे, इस पे हमले नहीं करेंगे, इसके मेम्बरान की करेक्ट असैसिनेशन नहीं करेंगे, इनके जो मेम्बरान हैं उनको डराएंगे नहीं, तो कल को जब फैसला को इनके खिलाफ आता है तो आप हमदर्दी की वेव लेने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं आई टोल्ड यू सो, मैंने तो बताया था ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे साथ जाति कर रहे हैं, ये तो हमारे फोटो तक लीक कर रहे हैं, ये तो लोगों को हमारी आगे ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं। एक दाद दें हुकूमत को, बाकी चीज़ें छोड़ें। अचीवमेंट वापस आ जाए, एक इनकी अचीवमेंट मैं इनकी बताना चाहता हूँ, आप ब्रेक से बाद वापस आए, वो नवाज शरीफ साहब की और इनकी हुकूमत की और इनके आगे जो यार दोस्त हैं उनको दाद देनी पड़ेगी। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। क्लास साहब कौन सी ऐसी अचीवमेंट की बात करें जिस पर इन लोगों को दाद देनी चाहिए, इस पर डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपके सामने रखेंगे कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब भी 17 जून को पेश होने जाने जीआईटी में, उनसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या हो सकते हैं मामला। ब्रेक लेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रज्ञा में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हुसैन नवाज की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जेआईटी पर बड़े संगीन हैं, उन पर तो बात करेंगे, लेकिन क्लास साहब ब्रेक पर जाने से पहले आप उस अचीवमेंट की बात कर रहे थे जिस पर आप समझते हैं कि ये दाद के मुस्तहिक है। मैं थोड़ा सा, वो मुझे किसी दोस्त ने मैसेज किया है, उनकी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर लूँ। वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग याद करें जब मुर्तज़ा भट्टू का मर्डर हुआ था तो बेनज़ीर भट्टू भी उस जुडिशल कमीशन के सामने पेश हुई थी। वहाँ पे जाके जो उनसे सवाल और जवाब किए गए थे, क्योंकि उस वक्त आपको याद हो तो माहौल यही बनाया जा रहा था कि जनाब के उनका अपनी बहन के दौर में भाई का कत्ल हो गया, जरदारी साहब पे भी डाउट्स वगैरह क्रिएट किए जा रहे थे। सो मैं इसको वैसे रिकन्फर्म कर लूँगा, लेकिन वो दोस्त जिसने भेजा वो भी क्रेडिबल है, मैं इसलिए ज़्यादा कोट कर रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो भी जुडिशल कमीशन के सामने जाके पेश हुई थी और मेम्बरान के सवाल जवाब जो भी थे वो सारे उन्होंने फेस किए थे। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उन दिनों में मुझे याद है बकायदा उसकी जो प्रोसीडिंग थी ना वो लाइव थी और वो छपती होती थी बकायदा अखबारात में, वो ये बंद कमरे में नहीं हुई थी। था नहीं, लेकिन मीडिया के लोग जाते थे, प्रिंट के लोग बैठते थे और वहाँ से वो लाइव एक तरह की करके अगले दिन अखबारात में वो छपती होती थी। एक चीज़ मैं अचीवमेंट पे आ रहा हूँ भाई, इन्होंने रोला डाल के अदालतों को धमकियां दे के जजेस के बच्चों की ज़िंदगी तंग कर देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे, मार देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बादियां ले आएंगे। इन्होंने सारी चीज़ें करके जेटी के मेम्बरान को जहां कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है ना, हर महाज पे मीडिया में अपने दोस्तों को इस्तेमाल किया है, उन पे हर किस्म की करेक्ट असैसिनेशन की कोशिश की है, किसी को रिश्तेदार बनाया है। पहले कहते थे जनरल अजीज़ नहीं थे उनके, जनरल मुशर्रफ साहब के साथ जो उनके नंबर 2 थे, उन पे लगा था कि शायद आमिर अजीज़ साहब जो हैं उनके अजीज़ हैं, तो वो भी मैं देख रहा था, उस पर भी डिनाइल आ गई जनाब कि उसका आमिर अजीज़ साहब का जनरल अजीज़ से कोई तल्लुक़ नहीं, किसी ने कहा ये फलां का भांजा है, किसी ने कहा भतीजा है, बला बला सारी कोशिश करके देखनी। अब उनका रुख जो है सुप्रीम कोर्ट पे है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बता दिया जाए कि ये जो आपने मॉन्स्टर्स आपने बिठाया ना, जो हमें घूरियाँ डालते हैं और 3-4 बाउंसर बिठाए और हमें बैठ के वो करते हैं, तंग करते हैं, तो ये ठीक लोग नहीं है। लिहाजा अभी से उसको बना दो कि कल को फैसला खिलाफ है तो हम उस मजलूम बने। लेकिन आमिर साहब एक बात है, हुसैन नवाज, चले इस पे तो दाद उन्हें देनी बढ़ती है, लेकिन हुसैन नवाज तो कहते हैं जो भी जेआईटी के सामने पेश होता है उसे धमकाया जाता है। उन्होंने भी तो खतरनाक किस्म के इल्जाम लगाए हैं ना। उसके अंदर जो इल्जाम है वो बड़े कि जी उनकी टोन और टेनर जो है वो नहीं था, और कह रहे हैं कि मुलजिम कह रहे हैं। मैंने यही कहा ना कि अब इसके बाद का उनके इल्जाम का जवाब वो क्या दे सकते थे, वो यही दे सकते थे कि जनाब आप वीडियो चेक कर लें। और दूसरा उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हुए अपनी रिजाइंडर में, जो जवाब दिया हुआ है जेआईटी के ख़िलाफ़ ख्वाजा आरिफ साहब ने, उसके अंदर इतने सख्त अल्फाज हैं कि जेआईटी जो है वो मलिशियस है, वो झूठी है, वो बायस्ड है, कोई एडजेक्टिव डिक्शनरी का रह नहीं गया बड़ा जो उन्होंने लगता है। मैं बात कर लगता है बड़ी छोटी बात है। ट्रायल जो है ना वो जेआईटी पे है, वो जेआईटी का हो रहा है, जेआईटी का हो रहा है। ठीक है सर, ट्रायल जेआईटी का लगता है। जेआईटी ने लंदन में अपने 4 फ्लैट्स खरीदे, 45 कंपनियां खरीदी, मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसे भेजे, सारे जितने फ्रॉड्स के इल्जामात लगे हैं ये सारे के सारे इन 5 ने किए हैं। ये 5 छठे जो हैं ये उल्टा उनके जाते हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। होता आमिर साहब पता है क्या है, जब आप वज़ीर आज़म के बेटे हो ना
तो वो कहते हैं खुदा हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है। हर वक्त इधर मेरे जैसे खुशामदी, तबलची, दरबारी, ड्रम बीटर, झोमरी, आगे हट्टो बच्चों की आपको आवाज़ें लग रही हूँ, यकदम आपको अकेले कमरे में बैठ के उनके सवालात का वो सामना, एक इंसानी मिजाज है। आप और मैं हूँ, आप और मेरे सामने भी हट्टो बच्चों की आवाज़ें लगे से सोने का चमचा लेके 25-30 साल से ये छोटे छोटे बच्चे थे तो पावर देख रहे हैं। ये भूल गए हैं। ये हुसैन नवाज साहब के जब 12 अक्टूबर को यहाँ से गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद का अकाउंट जो है सुहेल बड़ाई साहब जो हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखा है गद्दार कौन में, जिंदगी में सिर्फ वही मुश्किल फेज एक आया था, वो देख लें जरा। तो लिहाजा वो खुदा से डरें और एक अच्छे हम्बल उसकी तरह पेश हों। और कहीं ह्यूमिलिटी जो है ना या अखलाकियात जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। वज़ीर आज़म के बेटे अपनी जगह पे, लेकिन ये वही है सर मसला, वो नज़ाकत का प्रॉब्लम आ रहा है। खुदा ने हुस्न दिया है ना, अब उसके बाद वज़ीर आज़म के बच्चे को लगता है कि मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि 1990 की दहाई का जो आप जिक्र कर रहे थे कि ये इल्ज़ाम 10% पे जो वज़ीर आज़म होते रहे हैं, उसमें ये था कि इस तरह के इल्ज़ाम लगते थे जब आपकी गवर्नमेंट नहीं होती, मुखालिफ करते थे। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि इनकी अपनी गवर्नमेंट है, इनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर अदारे इतने मजबूत हो गए हैं कि इनकी तफ्तीश हो रही है। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ा माइलस्टोन है कि ये तफ्तीश हो रही है। वज़ीर आज़म ने इन्होंने क्या कुछ नहीं कर लिया, उसके बावजूद तफ्तीश हो रही है। धमकियां देख लें, क्योंकि एक बाकी इदारे भी और एक लोगों का, आवाम का एक प्रेशर है कि जनाब आपको तफ्तीश तो करानी पड़ेगी, और तफ्तीश से बचने की वजह से सारी गलतियां हुई हैं। आज जो PTI ने आज जो अपनी पटिशन दायर की है, एक तो आई मस से, मुझे नहीं पता ये ड्राफ्ट किसने की है, अब नाम तो इस पर साफ ज़ाहिर है इन्हीं का है, चौधरी फवाद हुसैन का है और फैसल हुसैन चौधरी का भी है। आई मस से हम पटिशन पढ़ते रहते हैं एज ए रिपोर्टर के तौर पर, बड़ी अच्छी ड्राफ्ट की हुई है। वो कहते हैं आधा केस, मैं वैसे ड्राफ्टिंग जो है ना, मेरा ख्याल है चौधरी फैसल की जो है ना, मेरा भी ख्याल लग रही है चौधरी फैसल की लग रही है, बड़ी अच्छी ड्राफ्टिंग की हुई है। वो कहते हैं आधा केस वकील जो है ना वो अपनी पटिशन की ड्राफ्टिंग से जीतता होता है, आधा केस जो है ना जो अनेक्स्चर लगाता है उस पर जीता है। 10-20% उनको किस तरीके की आपकी प्रेजेंटेशन करते हैं, मोस्टली तो आपकी पटिशन होती है अच्छी, इसकी ड्राफ्टिंग हुई है, मेरा ख्याल फैसल ने की है, फैसल चौधरी साहब ने की होगी। इसमें जो उन्होंने बातें की है नहीं सही किया है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना के सुप्रीम कोर्ट के आगे रख दिया, हजूर आपको कौन कौन गालियां दे रहा है, कौन कौन धमकियां दे रहा है। एक उन्होंने क्रोनोलॉजिकली बैठ के रिकॉर्ड बना के सुप्रीम कोर्ट के आगे रख दिया है डेट्स के साथ। अब तक जो चुप थे, सबसे ज्यादा खामोश थे, वो शहबाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने वो सबसे ज्यादा बस्ट किया है। अगेन मैं कह रहा था कि जब तक वो नहीं आएंगे इसमें यहाँ पे JT के आगे इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी। एक साल वो चुप रहे हैं कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए हैं। वो पा जान न पई जान ने जरे वो जानते उनके बच्चे जाने, हमारा कोई तल्लुक नहीं है। जो मैसेज भी किए थे उन्होंने लोगों को, अब वो कहते पई जान भी फंस गए इसमें। और उन्होंने असल बड़ी खबर तो लोग सारा नवाशी पे फोकस्ड हैं, मगर तो ये है कि छोटे भाईजान भी फंस गए। और इसमें मसला ये बड़े बुरे तरीके से फंसे और उनको फंसवाया किसने है? बड़े वापस आके बताते हैं उनको फंसाने वाला कौन है। चले वापस मैं बताता हूं किसने। बिल्कुल, अब छोटी सी हम ब्रेक पे चले जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शहबाज शरीफ साहब को फंसाने वाले कौन हैं। इसकी तो बात होगी, लेकिन सबसे अहम किरदार जिसकी पेशी का सबसे था ज्यादा इंतजार वो है रहमान मलिक साहब, जो 23 जून को पेश होंगे। रहमान मलिक साहब की गवाही किस हद तक खतरनाक होगी ये भी बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। रहमान मलिक साहब से मुतालिक बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब आप बता रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को फंसाने वाला कोई है, वो कौन है? वो है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के समधी जो है, उनका नाम है इसाक डार। डार साहब किस तरह से? डार साहब ने, हम आपको पहले दिन से आमिर मतीन साहब कह रहे थे, हमने पहले दिन जिस दिन फैसला आया था कोर्ट ऑर्डर सॉरी उसी दिन आमिर मतीन साहब का तबसरा था और हमारी भी ये राय थी कि जनाब इसमें ये पनामा 2 शुरू हो गया है और अब यहाँ पे असल मसाइल शुरू होंगे। रीज़न क्या थी कि इसमें हुदैबिया जो है ना वो खुलने वाला है। हुदैबिया मीन्स इसाक डार साहब मीन्स इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट मीन्स के जो नैब के चेयरमैन जनरल अमजद को इन्होंने बैठ के डील की थी, पार्डन लिया था इन एक्सचेंज फॉर इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन में इन्होंने जहाँ पे नवाज शरीफ साहब को इन्होंने फंसाया, इसमें उन्होंने काजी लंदन की काजी फैमिली को फंसाया, वो न्यूयॉर्क के काजी से वो क्या कहते सईद शेख साहब और उनकी सारा बेटी को फंसाया, जवेद कियानी साहब को फंसाया जो शुगर मिलों के मालेंगे सुना इनके बिजनेस वगैरह। आपकी बात को मजीद रीइंफोर्स करते हुए
कि नैब के रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब डायरेक्टली मुल्जिम हैं, क्योंकि माइनर बच्चे जो थे उनके शेयर होल्डर इनके नाम पे हैं। जी, सो इसहाक डार साहब से आज तक शहबाज शरीफ साहब के और इनके तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इनके शहबाज शरीफ साहब के और इसहाक डार साहब के। उसके और भी कुछ फैमिली रीजंस हैं, पॉलिटिकल हैं जो, लेकिन इस वजह से भी शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हैं कि हुजूर आप पे मुश्किल वक्त पड़ा, हमने आपको प्रमोट किया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से उठा के आसमान पर ले गए, सेनेटर बनाया, वजीर खजाना बनाया, कॉमर्स मिनिस्टर बनाया, BOA में लगा। आप क्या थे, हमने आपको क्या बना दिया? तो आपको जब थोड़ा सा मुश्किल है, आपने जाके हमारे सारे कच्चे चट्टे खोल दिए। शहबाज शरीफ साहब की शिकायत भी बनती है कि वफादारी तो ऐसे होते हैं ना, फिर लॉयल्टी में फिर वो उसका कहते हैं ना, माफिया में एक वर्ड होता है उसको अमरता, इटालियन सिसालियन वर्ड जो है अमरता जो है, कि आप मर जाते होते हैं लेकिन आपके जो खुफिया हल्फ जो होता है, खुफिया हल्फ, उसको कहते हैं कि आपने जबान नहीं खोलनी। जबान बंदी का है, मर जाएंगे। ये फिल्मों में नहीं दिखाते गोली खाई मर गया, कि डॉन को आपने वो रहना है, आपने उसको लॉयल रहना है। यहाँ लॉयल्टी ब्रेक हुई है, यहाँ अमरता ब्रेक किया गया है सर, कि आपने बता दिया है कि शहबाज शरीफ साहब के कहने पर जेल अकाउंट खोले और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे फलां हिदायत दी, उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को तलब किया जा रहा है कि अब आए। और शहबाज शरीफ साहब और इनकी और वजह से भी इनके पुराने इनकी मुखालफत चल रही है कि आप ये देखें कि यहाँ पे उनकी जो मिसेज है, जो वो हफीज़ पाशा साहब हैं, वो इसहाक डार साहब का पोस्टमार्टम करते रहते हैं, इनकी इकॉनमी का बैठ के पोस्टमार्टम करते हैं और इन पे उन्होंने अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं, इनको एक्सपोज किया है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर अच्छा एनालिसिस करते हैं। लेकिन उन्हीं हफीज़ पाशा साहबा की जो बेगम साहबा हैं, वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब की। अब आपको समझ आ रही है जी सारा वो कि हफीज पाशा साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, इसहाक डार का डेली पोस्टमार्टम करते हैं कि आप कितने या नलायक इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है डेली। और उन्हीं की बेगम साहबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब की भी वो वहाँ पे ये वजीर खजाना है। इसके बाद मुझे कुछ बताने की जरूरत है कि मामलात फैमिली में कहाँ चल रहे हैं। मामलात की आपने बात की, बिल्कुल पोस्टमार्टम की भी आपने बात की। अभी आपको बताएंगे कि शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग पर मुताद्दिद रिपोर्ट्स और इसके साथ साथ मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो रहमान मलिक साहब की जानिब से की गई हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद कयानी का नाम लिया, शेख सईद का नाम लिया कि ये भी किरदार है, इनसे मुतालिक मैं बात करूंगा, अदालत बुलाएगी, जाऊंगा, डरूंगा नहीं। माजी में वो शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक क्या कुछ कहते रहे हैं, वो पहले हम आपको दिखाएंगे, वापस आके इस पे बात करेंगे। पता चल गया है कि आप फोर्जरी भी करते हो, आप जैली कागजात भी बनाते हो, आप बैंकों में जैली कागजात से अकाउंट्स भी खोलते हो, बाहर पैसे भी ट्रांसफर करते हो। मूसा गनी यानी कि अल सराजुद्दीन, जिसका कि ये खुद फरमाते हैं, मैं सिर्फ वो पढ़ के सुनाता हूं कि मिस्टर सईद, वन ऑफ माई फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट हजेरवी मदालवा एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड ऑफ मूसा गनी। ब्रैकेट में लिखते हैं द नेवियो ऑफ माई वाइफ तबस्सम इसहाक डार। ये उनकी अपने हाथ से तहरीर शुदा है, यानी उन्होंने बकल्लम खुद, यानी उन्होंने जब लिखा था मैं बकल्लम खुद इसहाक डार आज अप्रूवर बनने की हैसियत से, वादा माफ गवाह बनने की हैसियत से ये लिख रहा हूं। तो ये उनके हाथ की लिखाई है। मैं कह रहा हूं अगर वो देख रहे हैं तो थोड़ा शर्म से सर झुका लें। और मियां साहब, हम लोग जियाले हैं, आपने मुझे 1.5 साल जेल में रखा, मुझे बर्फ पे लटाया, मेरे पे सांप फेंके, मेरे पे बिच्छू फेंके, मैं खड़ा रहा अपनी लीडर के लिए, अपने असूल के लिए। और आज आपका वो दोस्त, आपका वो फाइनेंस मिनिस्टर, आपका रिश्तेदारी, आपका अप्रूवर बन गया। कितनी सच्चाई होगी, कितना मजबूर किया होगा इसहाक डार को ये कहने पे। किसी ने मजबूर नहीं किया, उनका अपना ज़मीर था और वो लिख के उन्होंने कहा। ये चीजें मौजूद हैं। इसहाक डार साहब, मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको आखिरी हद तक सबको लेके जाऊंगा। उठा लो। मैं एक अर्ज करता हूं कि मैंने इनकी आज बात सुनी कि मैं कूजे में दरिया बंद करता हूं। मैं हाशा व कल्ला उस अल्लाह ताला के पास जिसके मेरी जान है कि एक लफ्ज जो मैं बताऊंगा आपको अगर गलत साबित हो जाए तो मैं सियासत भी छोड़ दूंगा और ओपन ट्रायल पब्लिक करे, मेरी पब्लिक करे। तो मैंने इन किताबों को क्योंकि खुद पढ़ा, ये हर चीज में कूजे में बंद किया है, कूजे में बंद किया है, एक एक लाइन और फर्क पैदा। तो बहरहाल
मैं घबराने वाला नहीं हूं। ये वो जो आप देखते हैं हमसा मीट से एक बंदे का डरने वाला है, वो बात नहीं कर रहा हूं। जोर से कह रहा हूं, जिसको है चैलेंज कर ले। ये किताबें पढ़ी हुई हैं, हर किताब इनकी दास्तान है, यानी जहां गए वहां पे अपनी दास्तान छोड़ाए। जिस जगह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ फैमिली का जो पहला यूनिट था जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उससे लेकर आज तक ये है। जिस किताब को हाथ लगाएंगे इनकी करप्शन की दास्तान होगी। अब मैंने ये फैसला किया है, सुबह मेरा था लेकिन आज मैंने ये फैसला किया है कि दादा दरबार खड़े हो जाएंगे। मैं शहबाज शरीफ को और इसहाक डार को दावत देता हूं अपने वकीलों के साथ आ जाए। मैं अकेला आऊंगा लेकिन इनके साथ आऊंगा। मैं कहूंगा इसमें जिस किताब को हाथ लगाना लगाओ और उठा लो, इसमें से मैं वहां से शुरू करूंगा। और ला इलाहा मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मैं कसम कहता हूं, कसम से कहता हूं, ये हर चीज करप्शन इनका मतलब है। ये जितनी है, इसहाक डार कहते हैं ना कि जो हकायक को वो खराब कर रहे हैं, हकायक कभी खराब नहीं होते, हकायक हकायक रहते हैं। और कहते हैं जी पुराने केसेस ला रहे हैं। भाई जो आपने करप्शन की है वो तो पुराने वक्त में की है, वही दूंगा ना। आपने जो 2020 में करना या 2015 में करप्शन करनी है वो तो पहले मैं नहीं दे सकते जो बाहर गए। और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के अकाउंट से आपके पैसे स्विट्जरलैंड कैसे गए, आपके पैसे स्विट्जरलैंड से लंदन कैसे गए, आपके पैसे वहां से अमेरिका कैसे गए। एक नाम और भी बताता हूं, शायद उनको आज परेशानी हुई, शेख सईद का भी बताऊंगा, क्यानी का भी बताऊंगा, एक जावेद क्यानी मंदा उसका भी बताऊंगा। फिर ये पैसे यहां से लोग दुनिया बाहर से ट्रांसफर करते हैं बड़े तरीके से। इन्होंने यहां पे अपने इकरामे के रिफांड लगा के ताकि कोई इनको पूछगिछ ना कर सके। पैसे यहां पाकिस्तान के लूटे हुए पैसे, पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत बाहर लेके गए। और इन सब को मैं इंशाल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहा हूं। मैं चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि मैं प्रूफ मैं दूंगा और इन सब केसेस को चलाया जाए। और पाकिस्तान से शरीफ बरादरान ने जो रकम लूटकर बाहर लेके गए हैं उसको वापस लाया जाए। पाकिस्तान मेड प्रूफ दूंगा, रिकॉर्ड दूंगा, और फिर वो बैंक भी सब बुलाऊंगा, बैंक के मैनेजर भी बुलाऊंगा। इनकी जो एसेट्स हैं पूरी, जो इनके बच्चों के नाम पे शुरू की हैं, जो इनके पोर्टफोलियोज हैं यूके में, उसकी डिटेल, इनकी सऊदी अरेबिया में जो जायदाद है उसकी डिटेल, ये मेरे पास हाशा वकला नहीं थी जब मैं हुकूमत में था। और मैं कहता हूं बहुत सारे वकील कर लो, क्योंकि मैं बहुत कुछ लाऊंगा। लेके जाओ मुझे कोर्ट में, लेके जाओ मुझे कोर्ट के कटहरे में, और बताओ कि रहमान मलिक ने गलत कहा है। कि आप समझते होंगे कि शायद हम बहुत होशियार हैं, बहुत तेज हैं। नहीं, पेपर ट्रेल रहती है और पेपर ट्रेल के माहिर भी होते हैं। हमने भी 40 साल गुजारे हैं, तो इसलिए हर चीज़ की मैं आपको वो तफसील दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैंने कसम खाई थी कि निकलने जब भी हुआ मौका मिला मैं एक एक चीज़ इनकी निकालूंगा। और ये सारा काम मैंने बाहर बैठ के किया और मुझे अल्लाह ने सुरखरू किया। आप यकीन करें कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स बहुत दफ़ा प्रेसिडेंट जरदारी को कहा कि मुझे इजाज़त दें। मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, दोनों ने मुझे मना किया कि हम नहीं करेंगे। उन्हें कहा ठीक है, आपका एक रोल है लॉ एनफोर्सर, यू आर ए मिनिस्टर, हम पॉलिटिकल हालात ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो जिन्होंने शुरू किया उनको भी पता है। और एक मैं चीज़ अर्ज़ कर दूँ, मैं हर एक की तय तक पहुँचूँगा, इवन मिनिस्टर और नो मिनिस्टर, आई विल इंश्योर इट एंड आई नो माई वे एंड आई विल मेक श्योर दैट दे आर एक्सपोज्ड एंड दे आर ब्रॉट टू जस्टिस। ये मलिक साहब थे जो कह रहे थे क्लास साहब आखिरी हद तक जाऊंगा, 23 जून को पेश होऊंगा। लेकिन मेरा सवाल एक ही, आमिर साहब, सरदार साहब अब क्यों चाहते हैं कि रहमान मलिक साहब पेश हो जाएं? आखिर अब क्यों? पहले तो मैं दाद दूंगा, मैं कहता हूँ कि रजनीकांत से भी ज़्यादा स्टाइलिश रहमान मलिक लग रहे थे कि क्या उन्होंने, उनकी प्रेजेंटेशन है। ये सारी बातें जो है अब क्योंकि ये सारी पब्लिक हो गई हैं तो हम ये इन चीज़ों पे तमाम ये फैक्ट्स बात करते रहते हैं। मगर जब ये ओरिजिनल जिनकी ये सारी तफ्तीश है और जिन्होंने ये सारी मरतब की है कि ये सारी FIA की रिपोर्ट, उसके ऊपर हुदैबिया केस बना हुआ है, जब ये खुद पेश करेंगे एंड आई एम श्योर इनके पास इसके अलावा बड़ा कुछ होगा। ये आसिफजारी वाला जो है ना, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये बताएंगे कि आसिफजारी है। लास्ट 2 मिनट ये पहले बता दें, मैं सिर्फ एक लास्ट बात कर दूँ कि ये 45 जो फैक्ट्रियाँ हैं ना, ये सिर्फ
उनमें क्या क्या निकलेगा ये हुदैबिया से ही अकेले से ही निकल जाता है कि उसके अंदर जितनी तफसील मौजूद है कि किस तरीके से वो इनके अपने दौर में ही 1998 में जब ये खुद हुकूमत में थे उसी वक्त जब एकदम जो है उसके अंदर 90 करोड़ 9 करोड़ की कंपनी थी, 90 करोड़ रुपया उसके अंदर जब आ गया तो कंपनी उन्होंने कहा जनाब इसकी तफसील दें, तो इनके अपने दौर में ही जो है ना वो केस बन गया था। ये बशरफ के दौर में उस पर सिर्फ काम हुआ था, केस अपने दौर में ही बन गया हुआ था, तो वो उससे पता चलता है कि बाकी में क्या क्या निकलेगा। अब मेरी बात हुई ना, एक तो मैं अभी उस ट्विटर पे देख रहा था, हमारे दोस्त हैं इफ्तिखार अहमद साहब, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मुझे पसंद हैं। उन्होंने कहा जनाब कि रहमान मलिक साहब ये GAT के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। मेरी बात हुई है जो इनके स्पोक्स पर्सन है रहमान मलिक साहब के, रियाज अली तूरी साहब, जेंटलमैन, हमारा बड़ा अच्छा तल्लुक़ है उनसे। तो तूरी साहब ने कहा जनाब वो बिल्कुल पेश हो रहे हैं, 23 जून को पेश हो रहे हैं और वो आ रहे हैं। ये जो यहाँ पे पाकिस्तान में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शायद जरदारी साहब ने रोक दिया है, शायद उन पर दबाव है, उन्होंने कहा जनाब उन पर कोई दबाव नहीं है, उनको किसी भी साइड से नहीं कहा गया कि आपने पेश नहीं होना या टेम्परिंग करनी है या गलत चीज़ें बतानी है, कोई ऐसी उनको हिदायत नहीं है। प्लस उन्होंने कहा जनाब कि वो पेश होंगे एज एडिशनल ये डायरेक्टर FIA, नॉट एज रहमान मलिक या एज द मिनिस्टर एंड ब्ला ब्ला। सो उन्होंने कहा जनाब कि वो जाएंगे और पूरी की पूरी बातें जो उन्होंने लिखी भी हैं, इंक्वायरी में भी की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जाकर कमेटी के सामने रखेंगे भी सही, उनको बताएंगे भी सही। हाँ, ये मुतालबा वो कह रहे हैं कि FIA को कहा जाए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जब वो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, एक एक किया, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो FIA के पास हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं बुलाए जाएँ, ये मंगवाए जाएँ और उनके सामने रखे जाएँ। मेरा ये ख्याल है कि जितना इन पे रहमान मलिक पे उनकी तमाम तर खराबियों के बावजूद जो हम भी कहते रहते हैं और हमें भी वो लीगल नोट से वो चीज़ें भेजते रहते हैं, हमें भी घसीटते रहते हैं इधर उधर, उनको एक साइड पे रखते हुए मेरा ख्याल है कि रहमान मलिक साहब का जो टेस्टिमनी है इनके लिए सबसे ज़्यादा लीथल है। अब तक जितने भी एविडेंसेस वहाँ पे पेश हुए हैं, वहाँ पे गवाह पेश हुए हैं, रहमान मलिक साहब पे बड़ा टार्चर हुआ है, इन पे तशद्दुद हुआ है, इनके साथ हाउस ऑफ शरीफ ने अच्छी खासी इनके साथ वो ज्यादतियाँ की हुई हैं, जिसका वो रिपीट भी अभी कर रहे थे कि बर्फ पे सुलाया, सांप फेंके, इनको मैं 1.5 साल जेल में रखा, इनको ब्राइब करने की कोशिश की, इनसे उन्होंने आके बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अप्रूवर बनने की कोशिश की। ये बात मुझे पसंद है ये रहमान मलिक साहब की, तमाम तार मेरे अंदर बुग्ज़ है बड़ा सारा मलिक साहब के बारे में, लेकिन जो उन्होंने कहा है ना कि मैंने साग डार की तरह ना अपने लीडर के खिलाफ अप्रूवर नहीं बना, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बना, मैंने वहां पे मारें खा ली जेलों में, मैंने सांप अपने ऊपर मैंने फेंकवा लिए, मैंने डार की तरह उसे जनरल अमजद के साथ बैठ के नैब की ऑफिस 22 अप्रैल 2000 को बैठ के मैंने वहां पे पूरे खानदान का कच्चा चट्टा, शहबाज शरीफ को भी नहीं फंसाया, नवाज शरीफ को भी नहीं फंसाया और ना उनका खानदान को फंसाया। ये मुझे उनकी बात कम से कम रहमान मलिक 27 जून को तो पेश होते हैं, देखते हैं उनकी गवाही किस हद तक खतरनाक साबित होती है। लेकिन अभी तो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान JIT के सामने पेश हुए, कल क्या होगा ये भी हम देखेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा खैर के खुदा।